हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें मैं सीए सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ही सिंपल और पिक्चराइज फॉर्म में समझाती हूँ और साथ ही साथ आपको एडवाइस भी करती हूँ ऑन हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू प्लान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चैनल पे आपको टॉपिक सिंपल तरीके से समझने भी मिलेगा और आपको एडवाइस भी मिलेगी। और अगर आपको सीए से रिलेटेड कोई भी पर्सनल एडवाइस चाहिए या कोई क्वेरी है देन यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो ताकि मुझे पता चले कि आपको टॉपिक अच्छे से समझा है। नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। अब जैसे घर दिख रहा है तो उससे रिलेटेड ही कुछ हम सेक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। अब एनुअल वैल्यू किसकी? हाउस प्रॉपर्टी की। घर से तो समझ में आ ही गया होगा कि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल वैल्यू, उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GAV, गांव। ओके, नाउ हमारा घर है या कोई भी हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में अलग अलग कैटेगरीज में इनकम टैक्स पे ली जाती है। जैसे अगर तुम सैलरी कमा रहे हो तो सैलरी हेड में जाता है, ठीक है। इनकम इंटरेस्ट कमा रहे हो, डिविडेंड वगैरह कमा रहे हो तो वो अदर सोर्सेज में जाता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन में हो तो वो अलग हेड में जाता है। उसी तरह हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब घर से रिलेटेड दो कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है कि जब तुम घर बेचते हो, ठीक है, जब तुम अपना घर या तुमने जो भी अपना ओन्ड जो भी घर है जो तुम्हारे नाम पे ओन्ड प्रॉपर्टी है उसको जब तुम बेचते हो, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो इनकम टैक्स में चार्जेबल होता है, जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। जब बेचते हो, ठीक है, बस जब बेचते हो तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल गेन के अंदर आता है, फिर उसकी टैक्सेबिलिटी वगैरह अलग होती है, ठीक है। बट इसी हाउस प्रॉपर्टी को जब तुम रेंट पे चढ़ाते हो, किस पे चढ़ाते हो? जब तुम रेंट पे चढ़ाते हो तो वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंडर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर कि जब घर बेचते हैं तब कैपिटल गेन, जब रेंट पे जाता है तो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। चल, अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। रादर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये गाँव वाव ये सब ग्रॉस एनुअल वैल्यू सब क्यों निकालनी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हम टैक्स में निकालेंगे, टैक्स उस पर लगाएंगे या जो भी है, ठीक है। कैलकुलेशन हमें किसका करना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट उसको करने का एक तरीका है, एक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होते हैं। अब ये कौन से म्युनिसिपल टैक्सेस है? ये म्युनिसिपल टैक्सेस वो है जो ओनर पे करता है, ठीक है। टेनेंट ने पे किए हुए नहीं, जो ओनर पे करता है। अगर ओनर पे कर रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस तो वो डिडक्ट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता है रेंट किस केस में जाता है ना? रेंट किस केस में जाता है? रेंट जाता है ओनर के इनकम में, टेनेंट के नहीं। टेनेंट तो पे कर रहा है ना, ठीक है, ओनर की इनकम हो रही है। तो वो जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे करता है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस होते हैं। फिर आती है नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। उस नेट एनुअल वैल्यू से हम कुछ डिडक्शंस माइनस करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उस डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो आता है दैट इज इनकम चार्जेबल टू टैक्स, जो होता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है जिसके अंडर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, ठीक है। बट अब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GAV, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। बट ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इजीली ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल सकते हो। उसमें बहुत सारे सिनेरियोज है, बहुत सारे टर्म्स है
तो एक्चुअली हम पहले टर्म्स वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है, वो रेंट, उस घर का वो रेंट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो उस घर का रेंट होना चाहिए, ठीक है। सपोज कोई घर है, उसका अगर 7,000 रेंट होना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से, दैट 7,000 पर मंथ इज स्टैंडर्ड रेंट, ओके। सेकेंड इज फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब क्या है कि रेंट, कौन सा रेंट, जो उस मतलब जिस बिल्डिंग वो लोकेलिटी वो बिल्डिंग जो लोकेलिटी में है, ठीक है, वो बिल्डिंग जो लोकेलिटी में है उस लोकेलिटी का बाकी के बिल्डिंग्स में क्या रेंट है, ठीक है। अगर तुम किसी लोकेलिटी में रह रहे हो, किसी एरिया में रह रहे हो, तो बाकी के अगर कोई वो रेंट पे दे रहा है तो कितने में रेंट पे दे रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप 10,000 पे दे रहे हो और सेम बिल्डिंग है, सेम एरिया, सेम फ्लोर या सेम 2 BHK या 3 BHK और आप साथ में दे रहे हो और वो 70 में दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आजू बाजू ही रेंट रहता है एक एरिया में, ठीक है। तो सेम एरिया में जो बाकी की जो बिल्डिंग्स है वो जो रेंट देते हैं उनको बोलते हैं फेयर रेंट, ओके। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। तो वो लोकेलिटी, वो लोकल म्युनिसिपल उसकी क्या वैल्यू निकालती है, उसकी क्या रेंट निकालती है, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। फोर्थ इज एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये थोड़ा समझना है, ठीक है। ये समझना क्यों है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहली स्टेप क्या है, 2 स्टेप इन्वॉल्व है, ओके। पहली स्टेप क्या है, तुम्हें 2 चीज़ों में कंपेयर करना है। कौन सी 2 चीज़ों में, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो अभी हमने देखा। ये वैल्यू इज पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो सिमिलर लोकेलिटी में जो बाकी के लोग वो रेंट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करके क्या करना है, हमें देखना है विच एवर इज हायर। क्या देखना है, विच एवर इज हायर, दोनों में से क्या ज़्यादा है, तो वो होगा स्टेप 1 का आंसर, ठीक है। अब स्टेप 2 के लिए क्या करना है, स्टेप 2 के लिए जो भी पहले का आंसर है विच एवर इज हायर का, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट कौन सा था, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, दैट इज रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर डिसाइड करती है। तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या कंपेयर करना है, जो भी आंसर है फर्स्ट स्टेप का, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट, उसका जो भी फर्स्ट स्टेप का जो भी आंसर निकलेगा एंड स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, जो भी आएगा वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। कैलकुलेशन में एक बार फिर से समझा देती हूँ कि 2 स्टेप फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इसमें से जो भी हायर है, ठीक है। एंड सेकेंड में क्या निकालना है, पहले का आंसर और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी लोअर है दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट, ओके। नेक्स्ट रादर लास्ट इज एक्चुअल रेंट, ठीक है। एक्चुअल रेंट में 2 चीज़ है कि रेंट जो एक्चुअली रिसीव हुआ एंड रेंट जो रिसीवेबल है। रिसीव्ड हुआ मतलब क्या, जैसे जुलाई का है या जून का है या जुलाई का है, अगस्त का है, मतलब ड्यू हुआ है, ठीक है, जून महीना चला गया, ड्यू हो गया है और वो तुम्हें उसी वक्त रिसीव भी हो गया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गया, ओनर के बैंक अकाउंट में आ गया, दैट इज रिसीव्ड, ठीक है। एंड रिसीवेबल इज कि जैसे जैन है, फेब्रुवरी है, मार्च है, ठीक है, ड्यू हो गया, जैन चला गया, मार्च चला गया, फेब चला गया, बट अभी तक पैसे नहीं आए, ठीक है, एक्चुअल बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, सो ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, दैट इज रिसीवेबल। तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी एक्चुअल रेंट, ठीक है, सिंपल। स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, इन सब के तुम्हें मीनिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी तुम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फट से निकाल सकते हो, ओके। नाउ ये तो हो गया क्या क्या टर्म्स है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशंस में हमें ये निकालना पड़ता है, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सिर्फ एक ही सिचुएशन नहीं होती, अलग अलग सिचुएशन में हमें इन टर्म्स को यूज करके, दैट इज ये जो भी मैंने टर्म्स बताई, उस टर्म्स को देख के हमें अलग अलग सिचुएशन में उसको अलग अलग तरीके से निकालना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहली सिचुएशन क्या है, सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि तुमने पूरे साल उसको रेंट पे दिया। व्हेन द प्रॉपर्टी, ये देखो, व्हेन द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल भरे के लिए तुमने उसको रेंट पे चढ़ाया है,
ठीक है, ये हो गया पहला सिनेरियो। तो उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या निकलेगी ये अपने को देखना है। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो क्या है? सेकेंड सिनेरियो इज कि जैसे हाफ ईयर के लिए रेंट पे था और हाफ ईयर के लिए खाली था, वेकेंट। ठीक है, कोई भी नहीं था। क्या लिखा है? वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर में वो रेंट पे थी और पार्ट ऑफ द ईयर में वो वेकेंट थी। ओके, थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो इज कि एक तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तुम खुद वहां रहते हो, या अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे साल भर के लिए, ओके, प्रीवियस ईयर के लिए। अब अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? अनऑक्यूपाइड का मतलब पढ़ लेते हैं। when it refers to property which cannot be occupied by the owner by reason of his employment, business or profession at different place, and he resides at such place, and that building is not belonging to him, मतलब कि वो बिजनेस के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं और रहता है रेंट पे। नॉट बिलोंगिंग टू हिम मतलब क्या? उसका घर नागपुर में है और रहता है वो मुंबई में रेंट पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनऑक्यूपाइड। तो अगर पूरे साल में ऐसा कोई केस है, कौन सा? कि तुम खुद रह रहे हो, ठीक है, बट तुम खुद नहीं। सेकेंड केस क्या है? अनऑक्यूपाइड, दैट इज तुम बाहर हो रेंट पे और वो तुम्हारा घर है जहाँ पे तुम नहीं रह रहे हो। ठीक है, ये हो गया एक केस। दूसरी, सॉरी फोर्थ हो गया, अभी 3 हो गए, अब फोर्थ सिनेरियो इज कि तुम हाफ ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, खुद से रह रहे हो, एंड हाफ ऑफ द ईयर, या हाफ बोलो या पार्ट ऑफ द ईयर, 4 महीने 3 महीने वॉट एवर, हाफ मतलब एकदम 6 महीने नहीं। ठीक है, पार्ट ऑफ द ईयर तुम खुद रह रहे हो, पार्ट ऑफ द ईयर रेंट पे चढ़ा रहे हो। ठीक है, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, आधे मतलब कुछ पार्ट के लिए तुमने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, कुछ पार्ट के लिए तुम्हें रेंट। ये सारे सिनेरियोज में हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू या पूरा इनकम निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ सिनेरियो क्या है? फिफ्थ सिनेरियो इज डीम्ड रेंट, जिस केस में बोलते हैं कि तुमने डीम्ड टू बी लेट आउट की। अब वो डीम्ड टू बी लेट आउट का क्या मतलब है? वो हम जब वो सिनेरियो पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि डीम्ड का मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ सिनेरियोज बता रही हूँ कि आगे के पार्ट्स में हम किस किस सिनेरियो से रिलेटेड ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, ये हो गई फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ इज कि जो भी प्रॉपर्टी है तुम रेंट पे देते हो, दैट इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब तुम्हारा बिजनेस है कि तुम्हारा प्रॉपर्टी ओन करते हो, तुम उसको रेंट पे देते हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर हो। ठीक है, तुम प्रॉपर्टी ओन करते हो और उसको रेंट पे देते हो। सो रेंट इज योर बिजनेस इनकम। ओके, इट इज नॉट योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, तो ये भी केस अपन उसमें देखेंगे कि इस केस में कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, क्या उसको हटाना है, नहीं हटाना है, वो सब कुछ हम इस वाले सिनेरियो में देखेंगे। एंड लास्ट सिनेरियो इज कि तुम्हारा 2 फ्लोर का है घर। ठीक है, तो पहला फ्लोर तुम खुद रख रहे हो, दूसरा फ्लोर तुम रेंट पे दे रहे हो। ठीक है, तो क्या लिखा है? इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या माइनस करना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू का उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। स्टार्ट ही वहीं से होता है, तब जाके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलती है। ठीक है, सेकेंड हमने देखा कि जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं तो क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, वॉट एवर। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि कौन से सिनेरियोज है जिस केस में हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिस केस में हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जब हम पूरा साल लेट आउट करते हैं, आधा टाइम लेट आउट करते हैं, आधा टाइम खुद रहते हैं। ठीक है, या फिर पूरा टाइम खुद रहते हैं या अनऑक्यूपाइड रखते हैं। ठीक है, या आधा घर रेंट पे देते हैं, आधा घर हम खुद रहते हैं। ठीक है, या फिर आधा टाइम वेकेंट रहता है, आधा टाइम लेट आउट रहता है। डीम्ड लेट आउट भी देखा हमने, फिर ऊपर से स्टॉक इन ट्रेड, एज ए स्टॉक इन ट्रेड भी देखा। तो ये सारे सिनेरियोज में हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। ओके, वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि मैम हमें अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया है। ओके, और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना।